हेलो स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ। हम लोग वापस से हाजिर है कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जो कि हमारे मॉक सेक्शन का पार्ट है। मॉक सेक्शन के प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए हैं, और हमने सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, मैंने आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताया है। तो आप अगर मॉक वीडियोस आपने मिस कर दी हैं तो आप जरूर इस मॉक वीडियो को देखें, और इसके अलावा भी जो सेक्शन में वीडियोस पढ़े हैं उनको देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने मॉक सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो सीयूटी यूजी 2020 के अंदर आने की बहुत ज्यादा इनकी संभावना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप सिलेबस देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देखो। क्योंकि आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि सर आप हिस्ट्री क्यों करा रहे हैं, आप ज्योग्राफी क्यों करा रहे हैं, आप साइंस क्यों करा रहे हैं। तो आप पहले डिटेल्ड वीडियो समझिए सिलेबस का, और उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीयूटी यूजी के अंदर ओरिजिनल क्वेश्चन आए हुए थे, और उसके बाद आइए मॉक टेस्ट पे। उसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट इतनी हेल्प करने वाले हैं कि आपके सीयूटी यूजी के नंबर बहुत अच्छे आएंगे जीटी के। तो ध्यान रखिए, इसको इसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। अगर आप सिलेबस ही नहीं जानते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं जानते होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि ये मॉक के क्वेश्चंस ऐसे क्यों है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि आप उन दोनों चीजों को देखो। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। वो है कि किस डायनेस्टी की वजह से दिल्ली सल्तनत आया था। दिल्ली सल्तनत किसकी बिगनिंग थी? क्या वो थी ममलूक डायनेस्टी, क्या वो थी स्लेव डायनेस्टी, क्या वो थी तुगलक डायनेस्टी, क्या वो थी मुगल डायनेस्टी? ठीक है, तो एक वॉर हुई थी 1191 में, हुई थी बैटल ऑफ तराइन। क्या हुआ था? बैटल ऑफ तराइन। यह हुई थी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक है ना। और पहली बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है ना, यहां से हमारा बिगिनिंग स्टार्ट होता है। पहली जो हमारी बैटल ऑफ तराइन थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था। पर पृथ्वीराज चौहान ने उसको जाने दिया और उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारे प्राण हम बख्श देते हैं, हम राजा हैं, अगर तुम हमसे याचना करते हो तो हम तुम्हारे प्राणों को बख्श देंगे, हम उसे लेंगे नहीं, हम उसे हरेंगे नहीं। 1192 का बात है कि बैटल ऑफ तराइन आती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके पहले हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसके बाद क्या होता है? सेकेंड। अगेन पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और इस बार कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इनको खत्म कर दिया जाता है। मोहम्मद गोरी फिर जब युद्ध जीतता है तो इसके बाद वो दिल्ली पे कुछ टाइम राज करता है, पर इसका दिल्ली में मन नहीं लगता। तो जब इसका मन नहीं लगता तो एक ये ममलूक डायनेस्टी के बंदे को, ठीक है ना, ममलूक डायनेस्टी के बंदे को गोरी क्या कहता है कि ठीक है भाई, ये राजपाट आज से हुआ तुम्हारा, तुम हुए दिल्ली के सुल्तान, और तुम्हारे सुल्तान बनते ही आप क्या बन जाएंगे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। और वो था कौन? कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। पर कमाल की बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गोरी का स्लेव था। इसीलिए इस डायनेस्टी को क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी। पर ये स्टार्ट किसने की? ममलूक डायनेस्टी की, क्योंकि कुतुबुद्दीन किससे था? ममलूक डायनेस्टी का था। पर वो स्लेव था तो डायनेस्टी क्या कहलाई? स्लेव डायनेस्टी। और इसके बाद जो आया वो था इल्तुतमिश। क्या था वो? इल्तुतमिश। और कमाल की बात है कि इल्तुतमिश किसका स्लेव था? ऐबक का। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु इज नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव्स। ठीक है ना, स्लेव ऑफ स्लेव, दासों का दास, स्लेव ऑफ स्लेव, दासों का दास किसे हम कहते हैं? तो गोरी का स्लेव था ऐबक, ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश, तो कौन हो गया स्लेव ऑफ स्लेव? इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश क्या था? स्लेव ऑफ स्लेव। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में आपसे पूछा भी जाता है। बैटल ऑफ तराइन पूछा जाता है, फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन पूछा जाता है। पहली में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरी मोहम्मद गोरी जीता। मोहम्मद गोरी इंडिया में कुछ टाइम रहता है, उसको सही नहीं लगता, वो वापस लौट जाता है अपने गांव। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को ये राज देके चला जाता है, और वहीं से आता है स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि वो स्लेव था। पर ये किस डायनेस्टी का था? ये था ममलूक डायनेस्टी का, और इसका स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। तो आगे चल के स्लेव ऑफ स्लेव कौन बनता है? ठीक है ना, दासों का दास बनता है इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर टंका कॉइन? ठीक है ना, तो किसने एक कॉइन चलाया था सिल्वर का टंका, टका, ठीक है ना, और ब्रोंज का
जित्तल, ठीक है ना। तो दो सिक्के चलाए गए थे, सिल्वर का टंका और ब्रॉन्ज का जित्तल, और ये दोनों चलाए थे उसी ने जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव, और वो क्या है आपका, इल्तुतमिश। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन चलाए थे, वो टंका थे, और ब्रॉन्ज कॉइन चलाए थे, वो थे क्या, आपके जित्तल। तो ये समझ लेना, ये किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ही क्या है, इल्तुतमिश आपका स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी का बंदा है, ठीक है ना, जो कि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन विच रीजन ऑफ मेडिवल इंडिया। भक्ति मूवमेंट जो था कहां पर आपका ये ओरिजिनेट करता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, जल्दी से बताइए। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ठीक है ना। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट emphasized devotion to a personal god emerged in साउथ इंडिया, ठीक है ना। तो रामानुजाचार्य थे, ये सारे लोग थे, यहां से वो फैला साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया से ऊपर आते आते फिर वो कहां पहुंचा, नॉर्थ इंडिया में, जब तुलसीदास, ठीक है ना, मीराबाई, सूरदास, ये सब लोग भी भक्ति मूवमेंट का पार्ट बन गए। और इसका क्या था, लेटर स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। और धीरे धीरे जब ये लोग यहां से बाहर जाने लगे तो वो लोग इस चीज को और स्प्रेड करने लग गए। तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कहां हुआ, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ साउथ में, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ से कहां चला गया, अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ चोलास डायनेस्टी रूलर। इनमें से कौन जो है चोला डायनेस्टी का रूलर नहीं था। क्या वो राज राजा चोला थे, क्या वो राजेंद्र चोला थे, क्या वो कृष्णदेव राय थे, या फिर राजाधिराज चोला थे। तो यार देखो, क्वेश्चन में तीन जगह क्या है, चोला, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही तीन जगह चोला। ये क्वेश्चन जो बनाया गया था ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। खैर ये तो बिल्कुल ही कोई भी एग्जाम में देख लेगा कि किसके आगे चोला नहीं लगा है, पर अगर लिखा रहता राज राजा, राजेंद्र, राजाधिराज, मान लेते आप चोला हटा देते, ठीक है ना, चोला हटा दिया आपने, और आपके लिखा रहता राज राजा, राजेंद्र, राजाधिराज, तो अगर आप देखो तो राजा कृष्णदेव राय जो थे वो थे आपके, ठीक है ना, राजा जो कृष्णदेव राय थे ये थे आपके विजयनगर अंपायर से। किसके थे, विजयनगर अंपायर। और ये अपने आप में अलग अंपायर था, ठीक है ना, ये अपने आप में अलग अंपायर था, और चोला डायनेस्टी एकदम अलग थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कृष्णदेव राय। और विजयनगर अंपायर जो है वो कब बनाया गया था, बनाया था हरिहर एंड बुक्का इन 1336। 1336 के अंदर हरिहर एंड बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर अंपायर का फाउंडेशन रखा था, नींव रखी थी। और उसके बाद कृष्णदेव राय इसके आगे आते हैं। तो कृष्णदेव राय किसके थे, विजयनगर अंपायर के थे। बाकी तीनों किसके थे, बाकी तीनों थे आपके राजा चोलावन, राजेंद्र चोलावन एंड राजाधिराज चोलावन। ये तीनों आपके चोला डायनेस्टी के थे। और ये किसमें था, ये था आपका विजयनगर अंपायर। चलिए, which architecture marvel was built during the Mughal era houses the tomb of Emperor शाहजहां। शाहजहां ने इसमें से क्या चीज बनवाई थी, जल्दी से बताइए। शाहजहां ने इसमें से क्या चीज बनवाई थी, ठीक है ना, जहां पर टॉम्ब है किसका, एम्परर शाहजहां का, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में क्या है, टॉम्ब ऑफ एम्परर शाहजहां, ठीक है ना। बनाई तो क्या है, आगरा फोर्ट। देखते हैं अभी क्वेश्चन बताते हैं क्या है, आप लोग सोच लो। विच आर्किटेक्चरल मार्वल बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल एरा हाउसेज द टॉम्ब ऑफ एम्परर शाहजहां। मतलब कहां पर शाहजहां का किला है, ठीक है, कहां पर शाहजहां की कब्र है, टॉम्ब है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। और इसका आंसर क्या है, ताजमहल, ठीक है ना। ताजमहल वो जगह है मार्बल का बना हुआ मुसोलियम, जो टॉम्ब ऑफ शाहजहां, जहां पर शाहजहां की कब्र है। ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ताजमहल है कहां, ताजमहल है हमारा आगरा के अंदर, ठीक है। ताजमहल है कहां हमारा, ताजमहल हमारा आगरा के अंदर, ठीक है। आगरा फोर्ट बनवाया था किसने, आगरा फोर्ट बनवाया था अकबर ने। ध्यान रखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपसे पूछ सकते हैं कि किसने आगरा फोर्ट बनवाया था। रेड फोर्ट बनवाया किसने, शाहजहां ने। ताजमहल बनवाया किसने, शाहजहां ने। जामा मस्जिद बनवाई किसने, शाहजहां ने।
तो इसीलिए शाहजहां को बोला जाता था कि ये आर्किटेक्चरल चीजों पे ज्यादा फोकस करता था। तो आर्किटेक्चर जो बहुत अच्छा बनवाया गया वो शाहजहां के समय में बनवाया गया, और पेंटिंग्स जो बहुत अच्छी कराई गई, ठीक है ना, वो कराई गई जहांगीर के समय। तो जहांगीर के समय पेंटिंग्स बहुत फ्लरिश की और शाहजहां के समय आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर, ठीक है ना, विच रूलर, विजयनगर अंपायर किसने फाइंड किया था? हरिहर वन, बुक्कर वन, कृष्णदेव राय एंड अकबर, ठीक है ना। तो एक इसमें ऑप्शन होना चाहिए दोनों का, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है ना, हरिहर एंड बुक्का। इसमें जनरली बोला जाता है हरिहर वन एंड बुक्का राय वन जॉइंटली एस्टैब्लिश द विजयनगर अंपायर इन द 14th सेंचुरी। तो उस क्वेश्चन को सही कर लेना। 14th सेंचुरी का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे 14th सेंचुरी की अगर बात हो रही है तो ये बात हो रही है 1300 से लेकर के 1399 तक की, ठीक है ना। ये क्या होगा? ये 14th सेंचुरी। तो सर 15th सेंचुरी क्या होगी? 15th सेंचुरी होगी आपकी 1400 से लेकर के 1499। तो सर 16th सेंचुरी, तो बेटा 16th सेंचुरी होगी आपकी 1500 से लेकर के 1599, ठीक है। चलो तो जब ही 2000 स्टार्ट हुआ था, सन 2000, तो तभी क्या हो गया? ये 21st सेंचुरी। समझ रहे हैं इस पैटर्न के हिसाब से क्या हो रहा है? सेंचुरी एक आगे वाली है। 2000 के हिसाब से क्या हुआ? 21st सेंचुरी। समझना 21st सेंचुरी आ गई, इसीलिए हम कहते हैं, ठीक है। तो आपकी 22वीं सेंचुरी कब आएगी? जब 2100 स्टार्ट होगा। चलिए द नालंदा यूनिवर्सिटी renowned सेंटर ऑफ लर्निंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी। मतलब ये समझ लीजिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? नालंदा विहार यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? क्या वो गुप्ता एम्पायर था? क्या वो पाला एम्पायर था? क्या वो चोला डायनेस्टी थी? क्या वो मुगल एम्पायर था? ठीक है। तो आप एक चीज को देखो, इसको क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने को कैसे आंसर एलिमिनेट करना है? अगर मुझे नहीं पता कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, ठीक है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी अपने को नहीं पता, तो हम कैसे इस आंसर को एलिमिनेट करेंगे? चोला डायनेस्टी जो थी वो मेजरली साउथ में थी। अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया पता हो कि ये क्या है, आपकी बिहार के अंदर, तो ये चोला डायनेस्टी मतलब सदर्न इंडिया में थी, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि ये हो सकता है। मुगल एम्परर, ठीक है ना, मुगल एम्परर अगर आप देखो तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी हमारे एंशिएंट इंडिया के चैप्टर्स में थी। आपको नहीं पता मान लेते हैं, पर आपने कभी तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो सुना होगा कि नालंदा विहार एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अब आप अगर ये भी याद कर पा रहे हो कि यार ये किस बुक में था, तो अच्छा ये एंशिएंट की बुक में मैंने पढ़ा था, मिडिवल में तो मैंने शायद पढ़ा ही नहीं था। आगे पीछे के चैप्टर्स अगर आपको याद होंगे तो ठीक है। तो ये कहां से याद आएगा, ये भी ध्यान देना जरूरी है आपको कि आपने किस तरह से चीजों को याद की है। तो अगर आपको ये याद आएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ी थी, तो मुगल्स तो कब आए थे? मिडिएवल इंडिया में। तो भाई ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब एटलीस्ट हमारे पास दो आंसर बच गए, ठीक है ना, एटलीस्ट हमारे पास दो आंसर बच गए, और इसमें हमें डाउट हो सकता है। अब आपके पास चांसेस भी कम हो गई गलत होने की, क्योंकि अब दो में आपकी गलत हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो अपनी पीक थी वो कब उसको मिली? गुप्ता अंपायर के समय। गुप्ता अंपायर के समय उसको अपनी पीक मिली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की पीक कब पहुंची? तो नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी की जो पीक है, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की कब पहुंची थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो पीक थी वो कब पहुंची? गुप्ता एम्पायर में। क्यों? क्योंकि कुमार गुप्ता, ठीक है ना, वन, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बनवाई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी कुमार गुप्ता वन ने, गुप्ता एम्पायर के थे, और इसी समय ये नई हाइट्स पे पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अ फेमस सूफी सेंट नोन फॉर प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है ना। तो कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास। सर तुलसीदास यहाँ रिपीट हो गया है, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख लो सूरदास, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि रिलीजियस टॉलरेंस के प्रति किसने कोशिश की थी इस चीज को बहुत ही ज्यादा प्रीच करने की? तो वो क्या है? कबीर के दोहे जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। कबीर के जो दोहे हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। उन्होंने सबके लिए क्रिटिसाइज करते हुए लिखा, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति भावना को मानते थे। निर्गुण भक्ति भावना का मतलब ये है कि किसी चीज की पूजा ना करना, ईश्वर है, एग्जिस्ट करता है इन एनी फॉर्म, पर किसी उसको कोई रूप ना
देना। दो फॉर्म होती है सगुण, जिसमें आप जो है आप मूर्ति पूजा करते हैं, अपने ईश्वर के समीप बैठते हैं ना, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अपनी बातों को कह पाते हैं। एक होता है आंख बंद करके आप जो है कहीं ना कहीं अपने ईश्वर को खोज रहे हैं। तो सगुण और निर्गुण दो भावनाएं होते हैं। और कबीर ने मतलब ये बोला कि ईश्वर तो है पर किसी ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, ठीक है ना, ईश्वर कहीं, ईश्वर इस फॉर्म में हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो रिलीजियस टॉलरेंट की इन्होंने बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ मुगल अंपायर इनटू सूबास प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एम्परर, ठीक है ना। तो किसने क्या किया था, सूबास बनाया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है। किसने जो है मुगल एम्पायर इनटू सूबास प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया था, किस मुगल एम्परर ने? क्या वो बाबर था, क्या वो हुमायूं था, क्या वो अकबर था, क्या वो जहांगीर था? तो आप इसको देखोगे तो इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर अगर बहुत ही लॉजिकली भी सोचो तो अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी डाली थी जो कि बहुत ही रिफॉर्मेटरी थी। लैंड रिफॉर्म्स अगर हो गया, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, कई स्लेवरी को एंड करना हुआ, कई सारी चीजें इसने करी भी थी, ठीक है। उनमें से क्या किया इसने, सबसे जो मेन चीज की इन्होंने इन्होंने किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मतलब बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में तोड़ा और उसके बाद उसके अलग अलग उसने क्या बनाए, उसके अलग अलग सूबे बनाए और उनके अलग अलग सूबेदार बनाए, जिससे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा हो सके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हमजानामा इज अ फेमस इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटिंग द लाइफ एंड बैटल्स ऑफ, हमजानामा जो है वो किस फेमस मुगल एम्परर की डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है? क्या वो अकबर है, क्या वो बाबर है, क्या वो शाहजहां है, क्या वो औरंगजेब है? तो हमजानामा जो है बुक है वो बहुत बात करता है आपके, हमजानामा किसकी बात करता है? एम्परर बाबर की। कैसे वो बाबर में आया, ठीक है ना, और कैसे बाबर इंडिया में आया, और उसके बाद कैसे वो इंडिया में जीता, क्या क्या उसने बैटल्स लड़ी, कैसे उसकी डेथ हुई, कौन कौन उसके बच्चे हुए, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है ना। आमिर हमजा जो एक लेजेंडरी वॉरियर था, उसने अपनी बुक हमजा नामा में लिखा है और ये बाबर के लिए लिखी गई चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने करा मॉक क्वेश्चन 10 कर लिए। अगर आपको क्वेश्चंस बढ़िया लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन 10 क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें और अपने पास नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीयूटी यूजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आगे आने वाले पेपर में भी आ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।